तो वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अब तक हमने बात की थी पूर्व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, जिसमें अब तक विगत प्रश्न पत्र जो पूछे गए हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हमने बात की थी कि कौन कौन से कहाँ से कैसे प्रश्न आए हैं, और हमने उन्हीं आधार पर अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे और उन नोट्स में से ही प्रश्न अधिकतर आए हुए हैं। तो हमने पिछली की क्लास आप देख सकते हैं नोट्स के लिए पूरी। तो आज हम शुरुआत करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि एच.एम. सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल वर्ष 1994 में, उसके अनुसार सबसे पहला निर्मित जो भूभाग था राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश ही था, जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। किससे निर्मित हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है। हिस्सा की बात करें तो भारत के संदर्भ में ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो इसमें गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इसके अवशेष पाए जाते हैं, गोंडवाना लैंड के अवशेष पाए जाते हैं। इसके स्वरूप की बात करते हैं। इसका स्वरूप प्रारंभ में था वलयाकार। कैसा था? वलयाकार था। लेकिन वर्तमान में यह एक अपशिष्ट अवशिष्ट श्रृंखला रह चुकी है, क्योंकि लगातार होने वाले अपरदन के कारण इसमें जो हम हमारे सरकार के द्वारा जो बार बार अपरदन किया जा रहा है इसका, उसके कारण यह वर्तमान में अवशिष्ट ही रह गई है। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 930 मीटर आती है। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई आती है। हम सभी जानते हैं कि अरावली जो है वह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण आद्य महाकाव्य के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। कब हुआ था? तो इसलिए विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले मानी गई है। कितनी मानी गई है? 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब ये समूह किसका है? यह समूह है, एक तो है दिल्ली महासमूह और एक है अरावली सुपर समूह। जो दिल्ली महासमूह है इसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि अरावली सुपर समूह जो है उसमें क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन चट्टानें पाई जाती हैं? क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणी जो है दिल्ली महासमूह एवं अरावली सुपर समूह के चट्टानों से निर्मित मानी जाती है। अरावली का जो भूगर्भिक अध्ययन करने वाले जो अध्ययनकर्ता थे उनका नाम था हेरोन। क्या नाम था? हेरोन नाम था, जिन्होंने अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किया था। अब इसकी दिशा की बात करते हैं। इसकी दिशा अभी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की दिशा के समान ही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जैसे ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, अर्थात नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक। कौन से कोण से? नैऋत्य कोण से ईशान कोण तक है। अब इसके प्रारंभ की बात करते हैं कि प्रारंभ कहाँ से होती है। इसका प्रारंभ होता है अरब सागर स्थित मिनिकॉय द्वीप से। कहाँ से होता है? अरब सागर स्थित मिनिकॉय द्वीप से इसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए अरावली का पिता कहलाता है अरब सागर। कौन कहलाता है? अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक है। अब इसका विस्तार की बात करते हैं। इसका जो विस्तार है वो भारत के दृष्टिकोण से पहले बात करें तो भारत में इसका विस्तार है 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर आता है, जिसका प्रारंभ अगर हम श्रेणी के रूप में देखें तो होता है पालनपुर खेड़ ब्रह्मा गुजरात से। कहाँ से होता है? पालनपुर खेड़ ब्रह्मा गुजरात से। और इसका विस्तार है रायसीना हिल्स दिल्ली तक। कहाँ तक है? रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। मुख्यतः ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों में इसका विस्तार है। अब बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, कितनी जनसंख्या निवास करती है और कहाँ से प्रारंभ होती है, कहाँ समापन होती है। तो पहले राजस्थान में इसकी लंबाई की बात करते हैं। तो राजस्थान में इसकी लंबाई है टोटल 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर आती है। राजस्थान के लगभग कुल क्षेत्रफल के लगभग 9.3% या फिर आ सकता है 9.30% भी आ सकता है। तो 9.30% भी आ जाए, दोनों ही सही है, भूभाग पर है। यहाँ राज्य की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ राज्य की करीबन 10% पॉपुलेशन ही निवास करती है। कितनी करती है? 10% जनसंख्या इस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है राजस्थान की। इसका जो प्रारंभ बात करें, राजस्थान में ये प्रवेश करती है सिरोही राज्य में आबू रोड से। कहाँ से प्रवेश करती है? सिरोही जिले के आबू रोड से शुरुआत होता है इसका राजस्थान में, और इसका समापन होता है झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में।
झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में डोसी की पहाड़ी होती है। डोसी की पहाड़ी खेतड़ी झुंझुनू में इसका समापन होता है राजस्थान में। ठीक है, ये थोड़ा सा चीजें हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है, कभी कभी लाइनिंग वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो निर्माण ज्वाला की प्रक्रिया से हुआ है। हिस्सा भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा भारत के संदर्भ में देखें, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये गोंडवाना आइलैंड का पार्ट है। स्वरूप प्रारंभ में वलयाकार था, वर्तमान में अवशिष्ट है। इसकी ऊंचाई 930 मीटर मानी गई है औसत। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला जिसकी उत्पत्ति 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये दिल्ली महासमूह और अरावली सुपर समूह से बनी हुई है। और इसका भूगर्भिक अध्ययनकर्ता जो थे वो हेरोन महोदय थे। इसकी दिशा पूछी जाती है उत्तर पूर्व नैऋत्य कोण से ईशान कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम तक है। कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में टोटल 550 किलोमीटर आती है। राजस्थान भारत के संदर्भ में ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में हिस्सा रहता है। लेकिन राजस्थान में इसके प्रारंभ जो होता है, भारत के संदर्भ प्रारंभ की बात करें पहले, भारत में इसका प्रारंभ होता है पालनपुर खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स दिल्ली तक। ठीक है, लेकिन राजस्थान में सिरोही जिले में आबू रोड से लेके और झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में डोसी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार मिलता है, जो लगभग 550 किलोमीटर है। ठीक है, और ये राज्य के लगभग 9.3% भूभाग पर विस्तारित है और राज्य की लगभग 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपके पास अनवरत वीडियो हमारे जाते रहे। हम जो कुछ भी नया कंटेंट डालें वो आपके पास आता रहे। आगे चलते हैं। अब इसे कुछ उपनाम पूछे जाते हैं अरावली के। क्या पूछे जाते हैं? उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम में पहला उपनाम आता है मेरू। क्या आता है? मेरू। मेरू का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं राजस्थान का मेरुदंड। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का मेरुदंड कहते हैं। चलिए, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी। दूसरा आता है, इसका नाम आता है अबुर्दा श्रेणी। क्या आता है? अबुर्दा श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो पहला है मेरू, राजस्थान का मेरुदंड, और अबुर्दा श्रेणी। इसका एक नाम आता है आडावाली। क्या आता है? आडावाली या आडावाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसे बूंदी जिले में इसे आडावाली कहते हैं या आडावाला कहते हैं। इसका एक नाम आता है भारत का अपलेशियन। क्या आता है? भारत का अपलेशियन भी कहते हैं इसे। इसको उदयपुर में आडा वाटा के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से आडा वाटा के नाम से जाना जाता है इसे उदयपुर में। इसे उक्तंट अर्थात ऊंट की गर्दन के समान किसने बताया है? अबुल फजल। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे उक्तंट यानी ऊंट की गर्दन के समान बताया है। और हमारे राजस्थान इतिहास के जनक कहे जाने वाले कर्नल जेम्स टॉड अर्थात घोड़े वाले बाबा जो थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, और एक पुस्तक और थी इनकी दूसरी, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने इसके लिए नाम दिया हिंदू ओलंपस। क्या नाम दिया? हिंदू ओलंपस कहा कर्नल जेम्स टॉड ने। इसे कहा अरावली को क्या क्या नाम मिले? मेरू, राजस्थान का मेरुदंड, अबुर्दा श्रेणी, बूंदी में इसे आडावाली पर्वत कहते हैं, उदयपुर में आडावाटा कहते हैं, भारत का अपलेशन कहा जाता है, अबुल फजल ने कहा उक्तंट या ऊंट की गर्दन के समान कहा, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। एक चीज और याद रखिएगा कि कर्नल जेम्स टॉड ने प्रमुख रूप से हिंदू ओलंपस जो है वह माउंट आबू को कहा है। किसे कहा है? माउंट आबू को हिंदू ओलंपस की संज्ञा कर्नल जेम्स टॉड ने दी है। लेकिन यदि माउंट आबू नहीं आता है तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत श्रेणी, क्योंकि माउंट आबू भी अरावली पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी के रूप में यहाँ पर मिट्टी में इनसेप्टिसोल, कौन सी मृदा? इनसेप्टिसोल, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है। इनसेप्टिसोल जो है जिसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। पर्वतीय मिट्टी जिसे काली मिट्टी पाई जाएगी क्योंकि वहां पर ज्वालामुखी निर्मित है। थोड़ी भूरी मिट्टी पाई जाएगी और लाल मिट्टी पाई जाएगी। और कंकरीली मिट्टी, कैसी मिट्टी? कंकरीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन कौन सी? इनसेप्टिसोल मृदा, पर्वतीय मिट्टी, काली व लाल मिट्टी
थोड़ी भूरी मिट्टी और कंकरीली मिट्टी क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कितनी होती है? 50 से 90 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कृषि की बात करते हैं, खेती कैसे की जाती है। इस क्षेत्र में क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ ज्यादा उपजाऊ भूभाग नहीं होता है, अतः यहाँ पर कर्तन और दहन कृषि, जिससे पहले जगह को जलाया जाता है, उसके बाद काट के उसको जलाया जाता है, उसके बाद कृषि की जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसमें एक स्थान पर पहले कृषि की जाएगी, उसके बाद उस स्थान पर उपजाऊपन खत्म होने के बाद दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है काट कर जलाकर। इसलिए इस क्षेत्र में कृषि के रूप में स्थानांतरित कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में दजिया चिमाता के नाम से भी जाना जाता है, भील जनजाति के लोग, और इसे झूमिन कृषि के नाम से भी जानते हैं। खनिज की बात करते हैं। खनिजों में यहाँ पर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे खनिज हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज क्यों पाए जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से। अतः जो भी क्षेत्र ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं उन सभी क्षेत्रों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ग्रेनाइट युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। यही चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों की बात करें, हमने पहला पढ़ा होगा कि अरावली श्रेणी जो है वह दिल्ली महासमूह और अरावली सुपर समूह से बनी हुई है। जो दिल्ली महासमूह है वो ऊपर का पार्ट है, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है। जबकि जो अरावली सुपर समूह है, जिसमें क्वार्टज चट्टानें पाई जाती हैं, वह दक्षिण भाग है अरावली का। कौन सा भाग है? दक्षिण भाग है अरावली का। इसीलिए इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान युक्त क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट चट्टान युक्त क्वार्टजाइट चट्टानें क्षेत्र में पाई जाएंगी हमें। ठीक है। फसल में मक्का और ज्वार की प्रमुखता से फसल उत्पादन होता है, मक्का और ज्वार। जबकि पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश की बात करें, वह ग्वार, बाजरा और मोठ प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में मक्का और ज्वार का उत्पादन होता है। वनस्पति की बात करें, वनस्पति में यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश हमने पढ़ा था, वहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जा रहे थे। ठीक है। जलवायु की बात करते हैं। जलवायु में यहाँ पर उप आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। ठीक है। ऊंचाई, मैंने कहा ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर औसत ऊंचाई आती है। सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पर है? तो सिरोही में आएगी। और न्यूनतम ऊंचाई पूछे तो अजमेर जिले में आती है। ठीक है। सर्वाधिक चौड़ाई वाला भूभाग कौन सा है? तो दक्षिण भाग आ गया, दक्षिण पश्चिम भाग आ जाएगा इसका सर्वाधिक चौड़ाई जहाँ पर है। और न्यूनतम चौड़ाई कहाँ पर आएगी? तो उत्तर पूर्वी, माफ करिएगा, मध्य भाग में आएगी। न्यूनतम चौड़ाई मध्य भाग में आएगी। अधिकतम ऊंचाई पूछे तो दक्षिण भाग में है, और निम्नतम ऊंचाई पूछे तो उत्तरी भाग में आएगी। सर्वाधिक विस्तार की बात करते हैं तो वह उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार पूछे तो अजमेर में आता है। सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर, है ना, जो सिरोही में स्थित है, जिसे गुरु माथा कहा गया है कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। और सबसे नीचा पॉइंट कौन सा है? तो निम्नतम पॉइंट आता है पुष्कर घाटी अजमेर। इसलिए सबसे संकीर्ण, कटी फटी और सबसे न्यूनतम विस्तार और सबसे न्यूनतम चौड़ाई मध्य भाग में ही आती है। ठीक है। लेकिन निम्नतम ऊंचाई उत्तरी भाग में आएगी। उसके बाद बात करते हैं सबसे ऊंचा भसा शहर कौन सा है? माउंट आबू। कौन सा है बताइए? सबसे ऊंचा भसा शहर है माउंट आबू। और दूसरा आता है प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ 580 मीटर का। ठीक है। अब याद रखिएगा कि अरावली के उत्तर व मध्यवर्ती भाग में क्वार्टज चट्टानें तथा दक्षिण भाग में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि अरावली का उत्तरी भाग दिल्ली महासमूह से निर्मित है और अरावली का दक्षिण भाग किससे निर्मित है? अरावली सुपर समूह से निर्मित है। इसलिए यहाँ ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं अगले पेज पर। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
और उस प्रश्न का आंसर दीजिए कि रुक्ष प्रदेश की संज्ञा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को किसने दी है। अब बात करते हैं अरावली वास्तविकता में है क्या। देखिए, अरावली क्या है? अरावली एक योजना प्रदेश है। क्या है? योजना प्रदेश। अब इसको योजना प्रदेश कहते क्यों है, पहला प्रश्न ये बनता है। क्योंकि अरावली प्रदेश को योजना प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जिलों का निर्धारण किसी योजना के अनुसार होता है। मान लीजिए कोई विकास योजना आ रही है, तो उसमें अरावली में जिन जिन जिलों को माना गया है, क्योंकि हर योजना के अनुसार अलग अलग जिलों को अरावली माना जाता है, इसलिए इसे एक योजना प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? एक योजना प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। अरावली एक जल विभाजक है, वास्तविक है, जल विभाजक है यह है। उसके बाद भौतिक प्रदेश विभाजक भी है, बिल्कुल है, भौतिक प्रदेश विभाजक भी है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थल है और पूर्व में पूर्वी मैदान आता है, इसलिए भौतिक प्रदेश विभाजक भी है। अरावली पश्चिमी मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है पूर्व में होने से, बिल्कुल है, इसलिए मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अरावली खनिजों का अजायब घर है, बिल्कुल, अरावली खनिजों का अजायब घर भी आता है। उसके बाद राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है अरावली, ये भी सही है, राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। आदिवासी जनजाति की आश्रय स्थली भी है, क्योंकि राजस्थान की सबसे अधिक जो जनजाति है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही निवास करती हैं, इसलिए आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है इसे। अगला है नेशनल हाईवे 8 जो है वह अरावली के समानांतर ही चलता है। जो NH8 है वह अरावली के समानांतर ही चलता है। यह अरावली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जहाँ से प्रश्न बनते हैं अधिकतर। अब बात करेंगे अरावली का उपविभाजन। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में। देखिए, अरावली जो है उसको टोटल 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। बांटने वाले कौन है? HM सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी 1994 में। लेकिन 1971 में जब रामलोचन महोदय जी ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तब उन्होंने 2 आधार बताए थे, एक था राजस्थान और एक राजस्थान पठार, मध्य प्रदेशों में। तो राजस्थान पठार के अंतर्गत जो तीसरा उप प्रदेश या मध्यम प्रदेश बताया था, इसका नाम था अरावली। उन्होंने भी इसे 3 भागों में बांटा था, एक उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। तो अब हम बात करेंगे अरावली का उप विभाजन, जिसमें पहला है उत्तरी अरावली। इनकी ऊंचाई भी दी गई है, कितने कितने मीटर तक है। उत्तरी अरावली की बात करते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई वो 400 से 450 मीटर के मध्य है। कितनी है? 400 मीटर से लेकर 450 मीटर के मध्य है, जिसका विस्तार खेतड़ी से लेकर जो दूसरी पहाड़ियां, खेतड़ी झुंझुनू से लेके और सांभर जयपुर, खेतड़ी झुंझुनू से लेके और सांभर जयपुर तक के मध्य विस्तार है किसका? आपके उत्तरी अरावली का, जिसकी औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर है। फिर आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली जिसका विस्तार सांभर जयपुर से लेके और देवगढ़ राजसमंद, सांभर जयपुर से लेके देवगढ़ राजसमंद तक, ये वाला भाग जो है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो भाग है मध्य अरावली का पार्ट है ना। और ये वाला जो भाग है उत्तरी अरावली का पार्ट है। तो सांभर जयपुर से लेके और देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली आती है, और जो इसकी औसत ऊंचाई वो 500 से 600 मीटर के मध्य है। कितनी है? 500 से 600 मीटर के मध्य आती है। उसके बाद अगला आता है दक्षिण अरावली। कौन सा है? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई वो 900 मीटर से लेके 1000 मीटर के मध्य आती है। कितनी आती है? 900 से लेके 1000 मीटर के मध्य आती है। और इसका जो विस्तार है वह देवगढ़ राजसमंद से लेके आबू रोड सिरोही तक मिलता है। कहाँ तक? देवगढ़ राजसमंद से लेके आबू रोड सिरोही तक क्या है इसका विस्तार मिलेगा। ये वाला क्षेत्र क्या है? दक्षिण अरावली का पार्ट है, ये वाला, ये दक्षिण अरावली का पार्ट है। तो खेतड़ी से सांभर तक उत्तर अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर, इसलिए इसे कम ऊंचाई इस क्षेत्र में मिलेगी हमें, जब हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। सांभर से देवगढ़ राजसमंद के मध्य मध्य अरावली है। यह कम ऊंचा भूभाग नहीं है, यह कम चौड़ाई मिलती है भूभाग में अरावली की, ठीक है। और देवगढ़ राजसमंद से लेकर आबू रोड सिरोही तक दक्षिण अरावली, जो कि सबसे ऊंचा भूभाग है, सर्वाधिक चौड़ाई भी इसी भूभाग में मिलती है, दक्षिण पश्चिम भाग में। यह आबू रोड सिरोही से देवगढ़ राजसमंद के मध्य विस्तारित है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अरावली की। किसकी बात करेंगे? उत्तरी अरावली की, ठीक है।
उत्तरी अरावली जिसका विस्तार खेतड़ी से सांबर के मध्य है, औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर के मध्य आती है। इस क्षेत्र के प्रमुख झीलों की बात करते हैं। सबसे पहला है झुंझुनू, सीकर, अलवर, कोटपुतली, बहरौड़ और जयपुर और दौसा। क्या आते हैं? सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर और दौसा जिले इसमें शामिल हैं उत्तरी अरावली में। इसका निर्माण की बात करते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है वह क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट शैलों से निर्मित है। किससे निर्मित है? क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट शैलों से निर्मित है आपका उत्तरी अरावली। ठीक है, एक नोट है, याद रखिएगा, रणथंभौर में, जो रणथंभौर है उस रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल दोनों पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर जो है उसमें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों आपस में क्या होती है? कनेक्ट होती है, मिल जाती हैं। ठीक है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो विस्तार कहाँ से? खेतड़ी से लेके सांबर तक, ऊंचाई है 400 450 मीटर। जिले हैं सीकर, झुंझुनू, अलवर, कोटपुतली, बहरौड़, जयपुर और दौसा। निर्माण हुआ है क्वार्टजाइट एवं फाइलाइट शैलों से। अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों कहाँ कनेक्ट होती हैं? तो रणथंभौर जिले में आकर, रणथंभौर जो क्षेत्र है वहां पर कनेक्ट होती हैं। तो ये अरावली की, उत्तरी अरावली की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब उत्तरी अरावली जो है ये श्रेणी कैसी है? क्या ये श्रेणी सतत है? तो कहेंगे नहीं। क्या लगातार है? तो कहेंगे नहीं। यह श्रेणी क्या है? सतत या लगातार नहीं है, क्योंकि इसके बीच में उपजाऊ भूमि, उपजाऊ घाटियां या कांपीय बेसिन का क्या है? विस्तार है। ये जो अरावली की, जो उत्तरी अरावली है उसमें जो श्रेणी है वो लगातार सतत ना होकर कैसी है? बीच में कटी फटी है। कटी फटी मुख्यतः अजमेर में आती है, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर क्या है? ये सतत या लगातार नहीं, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे कभी कभी मैदान दिखेंगे आपको, कहीं इनके बीच में नदी घाटियां दिखेंगी, तो कहीं कापी बेसिन दिखेगा। तो ये सतत या लगातार नहीं है। ठीक है, अब इसकी कुछ चोटियां हैं जिनके पूछा जाता है। हम ट्रिक के माध्यम से इनके बारे में चर्चा करेंगे, उत्तरी अरावली की चोटियों के बारे में। तो ट्रिक है रम लो भूख भगाओ। क्या है? रम लो भूख भगाओ, बार बार मन से वैरी शक ना कर, भाग जा गढ़ में। ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक इंपॉर्टेंट है। रम लो भूख भगाओ, बार बार मन से वैरी शक ना कर, भाग जा गढ़ में। तो रा से आएगा रघुनाथगढ़। क्या आएगा? रा से क्या आएगा? रा से आएगा रघुनाथगढ़। 1055 मीटर, 1055 मीटर ऊंचाई है, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे अधिक ऊंची चोटी माना जाता है। इसे रघुनाथगढ़ को। तो रम, र से रघुनाथगढ़ 55 मीटर, कहाँ आती है? सीकर में आती है। कहाँ आती है? सीकर जिले में है। ठीक है, तो उत्तरी से ऊंची चोटी होगी उत्तर अरावली की। पर तब माँ से आती है मालखेत। कौन सी आती है? मालखेत, 1052 मीटर। माँ से आती है मालखेत, 1052 मीटर। ये भी कहाँ है? सीकर। उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालखेत। तो रम, मास के बाद आता है लो, लो से लोहारगल आती है झुंझुनू में, 1051 मीटर की। लो से आती है लोहारगल, 1051 मीटर की। और ये कहाँ है? झुंझुनू जिले में है। कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में इसका विस्तार है। उसके बाद रमलो हो गया। भू से आता है भेजागढ़। क्या आती है? भू से आती है भेजागढ़। कौन सी आती है? भेजागढ़। और भेजागढ़ कहाँ है? सिक्कर। कहाँ पर है? सिक्कर। ऊंचाई है 997 मीटर। कितनी है? 997 मीटर। चार श्रेणी है। पहली आती है रम लो, रम से रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। रम माँ से आता है मालखेत, ये भी सीकर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1052 मीटर। यह उत्तरी अरावली की दूसरी चोटी है। लो से आती है लोहारगल, यह झुंझुनू में और इसकी ऊंचाई है 1051 मीटर। यह उत्तरी अरावली की तीसरी ऊंची चोटी है। भू से आता है भेजागढ़, भेजागढ़ है सीकर में ही और इसकी ऊंचाई है 997 मीटर। कितनी है? 997 मीटर आती है। खा से आती है खो, भूख, ख से आता है खो। क्या आता है? खो आता है। और खो की बात करते हैं तो खो पड़ता है जयपुर में। कहाँ आती है? जयपुर में। और इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है,
ये याद रखना कि रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, सीकर में उत्तरी सबसे ऊंची चोटी, माँ से मालखेत, मालखेत 1052 मीटर दूसरी ऊंची चोटी, लो से लोहारगढ़ झुंझुनू में तीसरी चोटी 1051 मीटर वाली, फिर भू से भेजागढ़ 997 मीटर, सीकर की चौथी ऊंची चोटी, और पांचवी आती है खो जयपुर की 920 मीटर। उसके बाद आता है भा, भा से आती है बहराज, क्या आती है, भगाओ में आती है बहराज, बहराज लेंगे 792 मीटर अलवर की, 792 मीटर आती है अलवर की। तो रम लो भूख, भगाओ से बहराज आ गई। अब बार बार, बार बार में आ गया, एक तो है बवाई, कौन सी आती है, बार से बवाई, और एक है बरवाड़ा। बवाई है जयपुर की और बरवाड़ा भी कहाँ पे है, जयपुर में। बहराज और बवाई दोनों की ऊंचाई समान है 792 मीटर, कितनी है, 792 मीटर। और बरवाड़ा की कितनी है, 786 मीटर आती है, कितनी आती है, 786 मीटर आती है। उसके बाद दोबारा समझे ट्रिक को, रम लो भूख भगाओ बार बार मन से। तो बार में पहला हो गया बवाई और बरवाड़ा, फिर बार में आता है बिलाली और बवाई। एक बावाई है जयपुर की, एक बवाई आती है सीकर की, 780 मीटर। बार से, एक बार से है बावई जो कि जयपुर की है 792 मीटर, एक बार से आएगा बवाई जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर, ये सीकर में स्थित है। और एक आती है बिलाली, बिलाली है कोटपुतली बहरौड़ की, 775 मीटर आती है। अधिकतर इसकी ऊंचाई पूछी गई है कोटपुतली बहरौड़ से, पहले अलवर में आती थी लेकिन अब बढ़ना कोटपुतली बहरौड़ है, इसकी ऊंचाई है 775 मीटर, ठीक है। उसके बाद कुछ और चोटियां जैसे मन से मनोहरपुरा आती है, मनोहरपुरा जयपुर में है, 747 मीटर आता है इसकी ऊंचाई। फिर बैरी से बैराट याद रखेंगे, बैरी से क्या रखेंगे, बैराट याद रखेंगे, और बैराट की जो ऊंचाई है वो 704 है। और बैराट वर्तमान में आता है कोटपुतली बहरौड़ में, कहाँ आता है, कोटपुतली में आता है। शक से आता है सरिस्का, सरिस्का की ऊंचाई 677 मीटर है, ये अलवर में है। भाग से भानगढ़ आता है, भाग से भानगढ़ आता है 649 मीटर अलवर में। और जा से आता है जयगढ़ 648 मीटर की, जयपुर की। और गढ़ से आता है नाहरगढ़, क्या आता है, नाहरगढ़ आता है, यह भी 648 मीटर की ऊंचाई है जयपुर में, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां हैं, तो माफ कीजिए प्रमुख चोटियां हैं उत्तरी आंवले की। इनमें ट्रिक क्या थी कि रम लो भूख भगाओ बार बार मन से, बैरी शक ना कर भाग जा गढ़ में। तो रा से रघुनाथगढ़, माँ से मालखेत, लो से लोहारगढ़, भूख से बहराज, खा से खो, भगाओ से, सॉरी भू से भेजागढ़, खासे को, भगाओ से बैराज। बार से पहले एक बार से आएगा बवाई और एक आएगा बरवाड़ा, एक बार से आएगा बवाई और बिलाली। मन से मनोहरपुरा, बैरी से बैराट, शक से सरिस्का, भाग से लेंगे आपका भानगढ़, जा से लेंगे जयगढ़, और गढ़ से लेंगे नाहरगढ़। तो ये प्रमुख ऊंची चोटियां हैं, इनका क्रम है उच्च से निम्न की ओर है, ठीक है। तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 1055 मीटर सीकर में। फिर आती है मालखेत 1052 मीटर सीकर की। फिर आता है लोहारगढ़ 1051 मीटर झुंझुनू की। फिर आता है भेजागढ़, भेजागढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 997 मीटर सीकर की। खो की थी 920 मीटर जयपुर में आती है। बहराज की थी आपकी 792 मीटर अलवर की। बार से 792 की दो याद रखेंगे, एक तो भगाओ से बैराज और एक बवाई, बावई थी 792 मीटर जयपुर की। एक थी बरवाड़ा 786 मीटर जयपुर में। एक था बार से बवाई, इसकी ऊंचाई थी ये सीकर की थी 780 मीटर। एक आती है बिलाली 775 मीटर कोटपुतली बहरौड़। मन से मनोहरपुरा जयपुर की। बैराट आती 704 मीटर कोटपुतली बहरौड़ की। सरस्का की बात करें 670 मीटर आती है अलवर। भानगढ़ 649 मीटर अलवर। और 648 में दो थी, एक थी जयगढ़ और एक आती है आपकी नाहरगढ़, दोनों जयपुर की। अब इस क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है, नदी का नाम है बाण गंगा नदी। कौन सी नदी आती है, बाण गंगा नदी आती है। बाण गंगा नदी की बात करते हैं, चलिए। इसको नाम है ताला नदी कह दो, रुंडित नदी कह दो, अर्जुन की गंगा भी इसे कहा जाता है। तो क्या क्या नाम है इसे, इसके नाम है जैसे पहला का नाम है ताला नदी, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा जैसे नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम होता है कोटपुतली बहरौड़ स्थित बैराट की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, कोटपुतली बहरौड़ स्थित बैराट की पहाड़ियों से, जिसकी ऊंचाई भी हम पढ़ी थी, कितनी थी, 704 मीटर। कितनी थी, 704 मीटर ऊंचाई थी। और उसका समापन होता है उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में होता है।
इस पर जयपुर जिले में एक बांध बनाया गया है, गांव है जमवा रामगढ़ गांव। तो जमवा बांध बना हुआ है जमवा रायगढ़ गांव में, जहां पर 1982 में एशियन गेम्स जब भारत ने आयोजित किए थे, तो यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1982 में एशियन गेम्स की नौकायन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया था इस क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है जमुबाई माता का। किसका मंदिर है? जमुबाई माता का मंदिर है, जो कि कछवाहा वंश की कुल देवी कहलाती है। कौन सी वंश की? कछवाहा वंश की कुल देवी कहलाती है। यहाँ पर एक सभ्यता पनपी, नाम है वैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? वैराट सभ्यता इसी नदी किनारे पनपी हुई है। तो बाणगंगा नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? वैराट की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 704 मीटर है, स्थित है कोटपुतली बहरोड में। पहले जयपुर में आता था, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में चला गया है ये। थोड़ा सा पार्ट अभी जयपुर में आता है। उसके बाद समापन होता है उत्तर प्रदेश में। इसके किनारे एक बांध है जमवा रामगढ़ बांध, जयपुर में ही है, और बाणगंगा नदी पर बना हुआ है। और बात करूं मैं इसमें, तो यहाँ पर 1982 में एशियन गेम्स की नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था। और यहाँ पर इस बांध के पास एक मंदिर बना हुआ है जमुवाई माता का, जो कि कछवा वंशी कुलदेवी हैं और वैराट सभ्यता से किनारे पनपी हुई है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, जिसके द्वारा आप उत्तरी अरावली की सारी चोटियों क्रम याद कर सकते हैं कि कौन सी चोटी पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। सारी चोटियों क्रम याद होने के बाद आप एक भी चोटी नहीं भूलोगे। हो सकता है कि आप उसकी ऊंचाई भूल सकते हो, लेकिन चोटियों क्रम नहीं भूलोगे, ये मेरा मानना है। अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और लोगों को बताइएगा कि उन तक वैल्यूएबल कंटेंट पहुंचे। थैंक यू सो मच आपने वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।